वह बदबू अचानक उस पुराने घर के पीछे की सूखी जमीन से फूट पड़ी। पहले तो हल्की सी थी, फिर तेज होती गई, जैसे सूरज के नीचे कोई मांस सड़ रहा हो। राजेश, उस जवान मजदूर ने कुदाल एक बार फिर जमीन में धंसाई और कोई नरम सी चीज मिट्टी से बाहर निकली। पत्थर नहीं, जड़ नहीं, एक इंसानी हाथ, ठंडा और पीला, अभी भी एक नीली रस्सी से बंधा हुआ था। एक चीख निकली, कुदाल हाथ से गिर गई और आसपास की जमीन भी कांप उठी हो जैसे। उस उथले गड्ढे से कपड़े का एक टुकड़ा खिसका, जिससे एक आदमी का चेहरा सामने आया। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, आंखें जो मानो अब भी उस दुनिया को घूर रही थी जिसने उसे जिंदा निगल लिया था। खून नहीं था, जख्म नहीं था, बस खामोशी थी और मौत की ताज़ा गंध। उस रात रामपुर गांव में किसी को इसलिए नहीं दफनाया गया था कि वह मर गया था, बल्कि इसलिए कि उसे चीखने का मौका न मिले। हर हर महादेव। आइए हम सब मिलकर कुछ समय भगवान शिव का नाम लेने और प्रार्थना करने में बिताएं। उम्मीद है कि इस जाप से हमारे दिल को शांति मिलेगी और हमारा जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा। जब मसूरी की पहाड़ियों के ऊपर सूरज चढ़ने लगा, तब भी वह बदबू हवा में तैर रही थी। यह बदबू रोहन कुमार और प्रिया देवी के लकड़ी के घर के पीछे से आ रही थी। ताजी खोदी गई मिट्टी का रंग आसपास की जमीन से ज्यादा गहरा, ज्यादा नम हो गया था। 3 मजदूर जो सुबह नाली खोदने आए थे, अभी तक कांप रहे थे। उनका पसीना लाल मिट्टी की धूल में मिल गया था। कोई भी उस गड्ढे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब से राजेश ने उस हाथ को पहली बार कुदाल के नीचे से निकलते देखा था। मैंने उंगलियां देखीं, साहब, उसने भर्राई आवाज में कहा। उसकी आंखें गड्ढे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मिस्त्री गोपाल ने थूक निगला, फिर सरपंच जी को बुलाने के लिए दौड़ा। कुछ ही देर में रोहन के घर का पिछवाड़ा लोगों से भर गया। कुछ औरतें मुंह पर हाथ रखे थी, कुछ सहमी हुई खड़ी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रही हैं। डर भरी फुसफुसाहटों के बीच वह सड़ांध और तेज होती जा रही थी, मानो सीधे धरती के पेट से निकल रही हो। जब पुलिस पहुंची, तो तुरंत पीली पट्टी लगा दी गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो खून देखकर भी शांत रहने के लिए जाने जाते थे, इस बार माथे पर शिकन लिए जमीन को घूर रहे थे। उन्होंने झुककर उस नम जमीन की सतह को छुआ और धीरे से बुदबुदाए। मिट्टी बहुत गीली है। जबकि आखिरी बारिश हुए 1 हफ्ता हो गया। फोरेंसिक टीम के सब इंस्पेक्टर आनंद जोशी ने रबड़ के दस्ताने पहने और सावधानी से धीरे-धीरे खोदना शुरू किया। मिट्टी की एक-एक परत हटाई गई जब तक कि आखिरकार एक आदमी का चेहरा नजर नहीं आया, जिसकी आंखें खुली की खुली जम गई थी। खून नहीं था, जख्म नहीं था, लेकिन उसकी दोनों कलाइयां एक नीली नायलॉन की रस्सी से बंधी थी। गांठ सलीके से, मजबूती से और पूरी योजना के साथ बांधी गई थी। उसका मुंह कपड़े से ठूंसा हुआ था और उस पर कई बार काली टेप लपेटी गई थी, जिससे उसके गाल नीले पड़ गए थे। जब इसे दफनाया गया, तब यह जिंदा था। आनंद की आवाज बमुश्किल सुनाई दी, लेकिन इतनी काफी थी कि आसपास खड़े सभी लोग सिहर उठे। विक्रम ने अपनी नजरें उठाईं, तिरपाल में रखे उस अधकड़े शरीर को देखा और फिर एक गहरी सांस ली। अगर ऐसा है, तो जिसने भी यह किया है, वह उसे जल्दी मारना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि पीड़ित मिट्टी के हर उस कण को महसूस करे जो उसकी सांस बंद कर रहा था। ग्रामीणों की खौफनाक फुसफुसाहटों के बीच किसी ने घर की मालकिन का नाम लिया। प्रिया देवी, रामपुर बाजार में फल बेचने वाली महिला। सुबह से
वह बाजार से नहीं लौटी थी और घर अंदर से मजबूती से बंद था। उसका पति रोहन कुमार बढ़ी 1 हफ्ते से दिखाई नहीं दिया। सरपंच जी ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम धीरे से मुड़े। तो यह खुद घर का मालिक भी हो सकता है। जब अधिकारी हर छोटी बड़ी बात नोट कर रहे थे, एक मक्खी पीड़ित के होंठ पर आकर बैठ गई। छोटी, शांत, मानो उसे आसपास खड़े इंसानों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। गांव वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ खौफ से जमीन को घूर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में यह शांत गांव एक अकल्पनीय हत्या का मंच बन जाएगा। एक पति को उसी के घर के आंगन में जिंदा दफना दिया गया था। विक्रम उस गड्ढे के किनारे देर तक खड़े रहे, उस जमीन को देखते रहे जो अब सिर्फ एक आधा खुला गड्ढा बनकर रह गई थी। सब कुछ सील कर दो, उन्होंने आखिरकार कहा। हर रस्सी, मिट्टी का हर कण उठाओ। हमें पता लगाना है कि किसने अपने ही घर में इंसान को बोने की हिम्मत की है। और उसी पल चाय के बागानों की तरफ से एक सूखी हवा बही, जो अपने साथ उस बदबू को ले आई जो अभी तक गई नहीं थी। एक ऐसी बदबू जो रामपुर गांव को बहुत लंबे समय तक सताने वाली थी। दिन बदल गया, लेकिन रामपुर गांव की हवा अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। लोग अब भी उस घर के पास से गुजरते हुए अपनी नाक बंद कर लेते थे। जबरदस्ती खोदी गई मिट्टी की गंध अभी भी हवा में बाकी थी, जो एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैल रही खौफनाक फुसफुसाहटों में घुल मिल गई थी। मस्जिद के अहाते में बने अस्थायी पुलिस कैंप में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने हाथ में आई शुरुआती रिपोर्ट को घूर रहे थे। पीड़ित का आधिकारिक नाम रोहन कुमार, उम्र 47 साल, बढ़ी, जो चुपचाप रहने वाला माना जाता था और घर से कम ही निकलता था। मिलने से 1 हफ्ता पहले उसकी पत्नी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका पति लापता है। आनंद ने कहा, फाइलों के पन्ने पलटते हुए। 13 जून की तारीख है। कहा कि रोहन मसूरी में एक अलमारी पहुंचाने गया था और वापस नहीं लौटा। विक्रम ने सिर उठाया। और अब उसकी लाश उसी के घर के पीछे मिली है। आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक हल्का सा व्यंग्य भी था। एक ऐसे इंसान का व्यंग्य जिसने इंसानों को दुखी होने का नाटक करते हुए बहुत बार देखा था। फोरेंसिक अधिकारी ने एक छोटा सा प्लास्टिक बैग आगे बढ़ाया। उसके अंदर एक पुरानी, घिसी हुई नोटबुक थी, जिसमें हाथ से लिखी इबारत धुंधली पड़ चुकी थी। बस 3 लाइनें, लेकिन वे विक्रम की सांसें कुछ पल के लिए रोकने को काफी थी। तारीख 30,000। भास्कर जमीन पीछे। 3 नाम, 3 मसले। विक्रम ने आनंद की तरफ देखा। उनकी आंखें सख्त हो गई। इन्हें अभी ढूंढो। मैं सूरज ढलने से पहले इन लोगों के चेहरे देखना चाहता हूं। जल्द ही 3 लोगों को मसूरी थाने बुलाया गया। एक एक करके वे लोहे की कुर्सी पर बैठे। उनकी आंखें घबराई हुई थीं, हाथों में पसीना आ रहा था और मुंह पूरी शिद्दत से यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। पहला, तारिक हुसैन, 50 साल, लकड़ी के कारखाने में रोहन का पूर्व साथी। दुबला शरीर, धूप में जली सावली त्वचा, उसका चेहरा उस सड़ी हुई लकड़ी जैसा था जिसे कभी आग ने छुआ हो। वह सिर झुकाए बैठा था, आवाज भर्राई हुई। मैं कुछ नहीं जानता, साहब। हाँ, पहले ऑर्डर के पैसे के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन वह बहुत पुरानी बात है। उस वक्त तो मेरा ही नुकसान हुआ था। विक्रम चुप रहे, बस मेज पर अपना पेन खटखटाते रहे। 30,000। यह किसी को मारने के लिए छोटी रकम थी, लेकिन पुरानी दुश्मनी को जिंदा रखने के लिए काफी थी।
तारिक ने अपनी पीठ सीधी की। उसकी कनपटी से पसीना टपक रहा था। मैं उस रात घर पर था। अकेला। अकेला। विक्रम ने सीधा उसकी आंखों में देखा। कोई गवाह नहीं। तारिक चुप हो गया। कोई जवाब नहीं। दूसरा, दीपक शर्मा, 39 साल, बिजली और पाइप का काम करने वाला। बाल बिखरे हुए, उंगलियां ग्रीस से काली। वह एक लाल रंग की स्प्लेंडर बाइक पर आया था, जिसके दाहिनी तरफ खरोंचे थी। वही रंग जो पीड़ित के घर के पास की किराना दुकान के कैमरे की फुटेज में दिखी बाइक का था। तुम रात 9 बजे रोहन के घर के सामने से गुजरे थे, विक्रम ने कहा, फुटेज की तस्वीर मेज पर रखते हुए। दीपक ने उस पर एक उड़ती सी नजर डाली, फिर झट से इनकार किया। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ वहां से गुजरा था। कसम से, साहब, बस गुजरा था। मैं एक दोस्त के घर सामान पहुंचाने जा रहा था। कौन सा दोस्त? आह, मैं उसका नाम भूल गया। बाजार में ही जान पहचान हुई थी। विक्रम आगे की ओर झुके। उनकी आवाज एक सुर नीचे चली गई। तुम उस आदमी का नाम भूल गए, जिसे तुम रात 9 बजे सामान पहुंचाने गए थे, दीपक? तुम बहुत घटिया झूठे हो। दीपक खामोश हो गया। उसके हाथ अपनी पैंट को भींच रहे थे, नाखून चमड़ी में गड़ रहे थे। आखिरी। भास्कर पटेल, 52 साल, पड़ोसी। बड़ा शरीर, सख्त चेहरा, लेकिन आंखें खाली थीं, जैसे किसी ऐसे इंसान की हों जिसने बहुत पहले से अपने जवाब तैयार कर रखे हों। उस घर के पीछे की जमीन असल में किसकी है, भास्कर जी? विक्रम ने पूछा। उसी की, रोहन की, भास्कर ने सपाट जवाब दिया। और तुम्हारा उससे बाढ़ की सीमा को लेकर झगड़ा हुआ था? भास्कर ने धीरे से सिर हिलाया। हुआ था, लेकिन सरपंच जी ने वह सुलझा दिया था। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं था। उस रात मैं घर पर था, सो रहा था। शायद अकेले भी। भास्कर हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, पुलिस साहब, मेरी पत्नी गुजर चुकी है। बच्चे शहर में काम करते हैं। तो मैं अकेला ही था। 3 लोग, 3 कहानियां। सभी की कहानियों में बड़े बड़े झोल थे, लेकिन किसी से भी विक्रम को सही वाली भावना नहीं आ रही थी। सब बहुत घबराए हुए थे, बहुत साफ सुथरे। उन्होंने सीखा था कि असली कातिल शायद ही कभी पसीने और कम कंपी के साथ आता है। कभी कभी कातिल शांति से आता है, शायद मेहमानों के लिए चाय भी ले आए। रात में विक्रम वापस घटनास्थल पर गए। वह रोहन के घर के पिछवाड़े में खड़े थे, साथ में आनंद टॉर्च जलाए हुए था। जमीन अब कुछ हद तक सूख चुकी थी, लेकिन गोदाम के किनारे किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा। वही नीली नायलॉन की रस्सी का एक टुकड़ा, जिससे पीड़ित के हाथ बंधे थे, पेंट के एक पुराने डिब्बे में सलीके से लपेटा रखा था। रस्सी के सिरे पर एक भूरा सा धब्बा था, जैसे गीली मिट्टी में कुछ और गाढ़ा मिला हो। बिल्कुल वही है, आनंद ने धीरे से कहा। लेकिन यहाँ एक धुंधला सा फिंगरप्रिंट है। छोटा है, किसी मर्द का नहीं लगता। विक्रम ने आंखें सिकोड़ी। औरत? हो सकता है, लेकिन पक्का कहने के लिए बहुत धुंधला है। जब वे उस रस्सी को घूर ही रहे थे, केले के पेड़ों के झुरमुट से सरसराहट की आवाज आई। विक्रम ने चुप रहने का इशारा किया। टॉर्च की रोशनी आवाज की दिशा में घुमाई गई। वहां कोई नहीं था। बस एक टहनी धीरे से हिली, जैसे कोई उसे लांघ कर गया हो। लेकिन गीली मिट्टी पर एक छोटे जूते का ताजा निशान साफ दिख रहा था, साइज 37 के आसपास। शायद औरत का। यह देखो, आनंद ने कहा। अभी ताजा है।
सूखा नहीं है। मतलब कोई यहाँ रात के अंधेरे में आया था। विक्रम ने चारों ओर देखा। घर अंधेरे में डूबा था। पिछला दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वहां हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो और ज्यादा दूर न गया हो। उन्होंने आनंद की तरफ देखा। आवाज धीमी थी। मुझे लगता है कि हम जिन 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं वे कातिल नहीं हैं। और यहाँ की नरम जमीन के बारे में वही जानता है जो रोज इस आंगन में झाड़ू लगाता हो। तड़के सुबह 2 बजे पुलिस चौकी के मेज पर रखा फोन जोर से बजा। एक ग्रामीण, रमेश काका, कापती आवाज में रिपोर्ट कर रहे थे, साहब, मैंने रोहन जी के घर में किसी के होने की आवाज सुनी, जैसे कोई गोदाम खंगाल रहा हो। किसी धातु के गिरने की आवाज आई। विक्रम फौरन खड़े हो गए। टॉर्च लो, अभी चलो। 15 मिनट बाद वे उस घर पर थे। गेट खुला था। हवा ठंडी थी और पीछे की तरफ से लकड़ी के दरवाजे के धीरे से चरमराने की आवाज आई, जैसे उसे अभी अभी बंद किया गया हो। जब वे गोदाम के पास पहुंचे तो उसका ताला खुला लटक रहा था। अंदर मिट्टी का फर्श अस्तव्यस्त था और लकड़ी की अलमारी के पास एक कोने में ताजी खुदाई के निशान थे। आनंद ने घुटनों के बल बैठकर उस जमीन पर रोशनी डाली। साहब, यह अभी खोदा गया है। देखिए, मिट्टी अभी भी नम है। उन्होंने कुछ इंच खोदा और उन्हें रबर बैंड से बंधा एक काला प्लास्टिक बैग मिला। उसके अंदर रबड़ के दस्तानों की एक जोड़ी थी, जो मिट्टी और सूखे हुए काले धब्बों से सनी थी। मौके पर किए गए रैपिड टेस्ट ने इंसानी खून की पुष्टि की। रोहन कुमार का खून। विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह वापस आया था। वह अपने निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह है कौन? आनंद ने गोदाम के फर्श पर पैरों के निशानों को देखा। छोटा साइज, छोटे कदम। अगर वे तीनों आदमी नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। विक्रम ने उसे वापस देखा। उनका चेहरा सख्त लेकिन ठंडा था। तो जवाब सिर्फ एक है। वह इंसान जो अपने पति को दफनाने के बाद 7 रातों तक इसी घर में सोता रहा। उन्होंने कमरे की अंधेरी खिड़की की तरफ देखा, जहां पर्दा हवा से धीरे धीरे हिल रहा था। और कल सुबह वे बुदबुदाए, हम प्रिया देवी से बात करेंगे। अगली सुबह रामपुर गांव की हवा भारी महसूस हो रही थी। आसमान स्लेटी था। सूरज मानो निकलने से कतरा रहा हो। मसूरी थाने के बरामदे में प्रिया देवी गोद में हाथ बांधे बैठी थी। उसने हल्का भूरा दुपट्टा ओढ़ रखा था जिसने उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। वह शांत दिख रही थी, हद से ज्यादा शांत, उस इंसान के हिसाब से जिसने अभी अभी अपने पति को इतने खौफनाक तरीके से खोया हो। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पूछताछ कक्ष के शीशे के दूसरी तरफ से उसे देख रहे थे। उन्होंने साउंड रिकॉर्डर चालू किया और अपने सामने एक मोटी फाइल खोली। आने के लिए शुक्रिया, प्रिया जी। हम बस 13 जून की रात के बारे में कुछ सवाल पूरे करना चाहते थे। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं बता चुकी हूँ, साहब। उस रात मेरे पति मसूरी में अलमारी का ऑर्डर देने गए थे। उसके बाद वे घर नहीं लौटे और आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि वे ग्राहक के घर ही रुक गए होंगे। साहब, कभी-कभी ऐसा होता था जब डिलीवरी दूर की होती थी। विक्रम ने अपने घर के पास की किराना दुकान के कैमरे से ली गई तस्वीरों की फाइल खोली। उन्होंने उस तस्वीर को प्रिया की तरफ खिसकाया। यह रात 9 बजे की तस्वीर है। ध्यान से देखिए, जी। यह आपके घर के सामने का है। एक आदमी लाल बाइक पर गुजर रहा है। प्रिया ने उस तस्वीर को देखा। एक पल के लिए
फिर सिर हिला दिया। मैं नहीं जानती यह कौन है। आपके पति नहीं है। नहीं। विक्रम उसे देर तक देखते रहे। और आपको यकीन है कि उस रात आप घर पर थीं? प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। हाँ, मैं घर पर थी। अकेली। अकेली। जी। विक्रम आगे झुके। क्योंकि पड़ोसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आपके घर की बत्ती रात 9 बजे बंद हो गई थी। फिर 10 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए दोबारा जली। किसी ने पिछवाड़े में किसी का साया भी देखा था। प्रिया ने थूक निगला। उसकी गोद में रखे हाथ बेचैनी से हिलने लगे। मैं शायद रसोई में गई होंगी। साहब, मुझे ठीक से याद नहीं। विक्रम ने उसे गहराई से देखा। उन्हें झूठ बोलने वाले लोगों को पहचानने की आदत थी। उनका शरीर भले ही स्थिर रहे, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती थी। और प्रिया की आंखें, उन आंखों में डर के साथ कुछ और भी गहरा था। अपराध बोध। इस बीच देहरादून की फोरेंसिक लैब में सब इंस्पेक्टर आनंद कल रात मिले रबड़ के दस्तानों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को घूर रहा था। नतीजे अजीब थे। खून का डीएनए रोहन कुमार का था, पीड़ित के मुताबिक। लेकिन दस्तानों के अंदर जो चमड़ी की कोशिकाएं मिली थी, वे उन तीनों आदमियों में से किसी से मेल नहीं खाती थी, जिनकी जांच हो चुकी थी। कोड एक महिला का दिखा रहा था। उसने तुरंत विक्रम को फोन किया। साहब, रिजल्ट आ गया। उन तीनों आदमियों में से कोई नहीं है। बायोलॉजिकल निशान एक औरत का है। विक्रम की भवें तन गईं। औरत? हाँ। हमने आसपास के गांव वालों के डेटा से मिलान किया और शुरुआती नतीजे मीरा राव नाम की किसी महिला से मेल खाते हैं। विक्रम सन्न रह गए। वह कौन है? रिकॉर्ड के मुताबिक प्रिया देवी की चचेरी बहन, लेकिन उसे पिछले साल मृत घोषित कर दिया गया था। बाइक एक्सीडेंट। मई 2022। विक्रम ने पूछताछ कक्ष की ओर देखा, जहां प्रिया अभी भी शांत बैठी थी। यह कैसे मुमकिन है? एक मरे हुए इंसान का डीएनए उस दस्ताने पर कैसे मिल सकता है, जिसका इस्तेमाल 1 साल बाद किसी को मारने के लिए किया गया हो? उसी शाम विक्रम पूछताछ कक्ष में वापस लौटे, लैब रिपोर्ट हाथ में लिए। हमें कुछ मिला है, प्रिया ने देखा, भावहीन। आपके घर के पिछवाड़े गोदाम में हमें आपके पति के खून से सने दस्ताने मिले। उनके अंदर मीरा राव का डीएनए है। जैसे ही उस नाम का जिक्र हुआ, प्रिया का चेहरा पल भर के लिए तन गया। उसकी निगाहें तेजी से घूमी और फिर झुक गईं। मीरा मर चुकी है, साहब। 1 साल पहले। हाँ, लेकिन वे दस्ताने 1 साल से दफन नहीं थे। उन पर लगी मिट्टी ताज़ा थी, गीली। उन्हें वहां किसने रखा? प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। विक्रम आगे झुके। आखिरी बार आपने मीरा को कब देखा था? प्रिया फर्श को घूरने लगी। जब वह 2022 में मेरे घर पर रह रही थी। उसका अपने पति से अलगाव हुआ था, इसलिए मैंने उसे कुछ समय के लिए रहने दिया। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ महीने। और उस दौरान वह आपके पति के काफी करीब थी। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें तेज थी। क्या मतलब है आपका, पुलिस साहब? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक और तस्वीर मेज पर रख दी। रोहन और मीरा की तस्वीर, बाजार की एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे हुए हंस रहे थे। उनके हाथ लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। प्रिया ने उस तस्वीर को देर तक देखा। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह न पाई।
फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भर आईं। यह बस इत्तेफाक है साहब। वह मेरी चचेरी बहन थी। वह परिवार के करीब थी। विक्रम ने सांस छोड़ी। प्रिया जी, कभी कभी जो सबसे करीब होता है वही सबसे खतरनाक होता है। हमें बस आपकी सच्चाई चाहिए, क्योंकि कोई मीरा की मौत को एक हादसा दिखाने की कोशिश कर रहा था, और अब आपके पति को उन्हीं दस्तानों से मारा गया है जो उसने कभी पहने थे। प्रिया ने आंखें मूंद ली। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी कंपी थी। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन आप जानती हैं कि मीरा को कहाँ दफनाया गया? वाराणसी में। लेकिन मैंने ही अंतिम संस्कार का इंतजाम किया था। आपने ही शव लिया था। प्रिया ने विक्रम को देखा। उसका चेहरा जम गया था। हाँ, और आपने ही मृत्यु प्रमाण पत्र पर दस्तखत किए थे। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। पूछताछ कक्ष में दीवार घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी, जो अचानक बहुत तंग महसूस हो रहा था। विक्रम अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए। अजीब है न? जिस इंसान की मौत का इंतजाम आपने किया, उसी का डीएनए आपके पति को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार पर मिला। प्रिया ने एक लंबी सांस खींची। शायद वे दस्ताने मीरा के ही थे। वह रसोई में, गोदाम में मदद करती थी जब वह यहाँ रहती थी। शायद छूट गए होंगे। विक्रम ने उसे देर तक घूरा। या शायद कभी छूटे ही नहीं थे। शायद किसी ऐसे इंसान ने संभाल कर रखे थे जो जानता था कि उन्हें दोबारा कब इस्तेमाल करना है। उस रात प्रिया को अस्थायी रूप से घर भेज दिए जाने के बाद विक्रम और टीम अतिरिक्त तलाशी के लिए उसके घर वापस गए। गोदाम में लकड़ी की अलमारी के नीचे उन्हें एक पुराना फोन मिला जो टूट चुका था और आंशिक रूप से जला हुआ था। आनंद ने बचे हुए मेमोरी कार्ड से कुछ डेटा निकालने में कामयाबी हासिल की। एक 5 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग फाइल। रोहन कुमार की आवाज, भर्राई हुई, लड़खड़ाती हुई और गुस्से में। अगर तुमने वह चीज छिपाना बंद नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा प्रिया। सबको पता चल जाएगा कि मीरा असल में कौन थी। फिर किसी धातु के टकराने की आवाज आई, जैसे कोई पतीला गिरा हो। उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। विक्रम ने उस पुराने फोन की स्क्रीन को देर तक खामोशी से देखा। वह कुछ जानता था, उन्होंने धीरे से कहा। आनंद ने उन्हें देखा। मीरा के बारे में और अपनी पत्नी के बारे में। अगली सुबह विक्रम ने प्रिया को वापस बुलाया। इस बार कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कोई औपचारिक अभिवादन नहीं। बस 2 जोड़ी आंखें उस ठंडे कमरे में मिली। प्रिया जी, उन्होंने धीरे से कहा, हमें आपके पति की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। मरने से पहले वह आपका और मीरा का नाम ले रहा था। असल में तुम तीनों के बीच हुआ क्या था? प्रिया ने सीधे सामने देखा। उसका चेहरा भावशून्य था। फिर धीरे धीरे उसने जवाब दिया। आवाज लगभग एक कानाफूसी थी। मैं बस उसे चुप कराना चाहती थी साहब। मैं बस चाहती थी कि वह बोलना बंद कर दे। विक्रम आगे झुके। किस बारे में बोलना बंद कर दे? प्रिया ने पलट कर देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आवाज ठंडी थी। क्योंकि अगर वह मुंह खोलता तो सब जान जाते, और मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई मुंह नहीं बचता। पूछताछ कक्ष में सन्नाटा पसरा था। बाहर शाम की हवा खिड़की से टकराई, जिससे पर्दा धीरे से हिला, जैसे कोई रुकी हुई सांस हो। और विक्रम जान गए थे, जिस तरह प्रिया ने यह कहा था, कि असली राज अब बस जमीन से बाहर निकलना शुरू हुआ था। एक एक करके उस शाम मॉनसून की पहली बारिश अचानक थाने के आंगन में गिर पड़ी।
धूल भरी पेविंग स्टोन के बीच छोटे छोटे गड्ढे बन गए। गीली मिट्टी की एक अजीब सी गंध फैल गई, जिसने पेट में अजीब सी मरोड़ पैदा कर दी। जांच कक्ष के अंदर विक्रम अकेले बैठे थे, उस पुरानी तस्वीर को घूर रहे थे जो अभी अभी नागरिक रिकॉर्ड दफ्तर से भेजी गई थी। कंधे तक बालों वाली एक महिला की तस्वीर, तेज आंखें, हल्की सी मुस्कान। मीरा राव। उन्होंने मीरा की मौत की रिपोर्ट को फिर से पढ़ा। तारीख 15 मई 2022। रामपुर और वाराणसी के बीच सड़क के एक मोड़ पर इकलौता हादसा, मौके पर ही मृत घोषित। वाराणसी के मुर्दाघर में परिवार, नाम प्रिया देवी, को सौंप दिया गया। कोई पोस्टमार्टम नहीं, बस नाइट ड्यूटी डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट। सारी प्रक्रिया 12 घंटे से भी कम समय में पूरी हो गई। बहुत जल्दी, विक्रम ने सोचा। बहुत साफ सुथरा, एक जवान औरत की बिना गवाह वाली मौत के लिए। आनंद 2 फाइलें लेकर अंदर आया। साहब, यह नया मिलान है। हमने अस्पताल में जांच की। पता चला, उस रात मीरा के नाम से कोई भी लाश नहीं लाई गई थी। डेथ सर्टिफिकेट का नंबर फर्जी है। विक्रम ने उसे घूरा। फर्जी? आनंद ने धीरे से सिर हिलाया। डॉक्टर के दस्तखत भी जाली हैं। और सबसे दिलचस्प बात, उस सर्टिफिकेट पर परिवार के गवाह के जो दस्तखत हैं, वे प्रिया देवी की लिखावट से हूबहू मिलते हैं। कमरे का माहौल सख्त हो गया। विक्रम अपनी कुर्सी से उठे, खिड़की तक गए। अगर ऐसा है तो मीरा शायद कभी मरी ही नहीं, या वह कहीं और मरी। आनंद ने धीरे से जवाब दिया। बाहर बिजली कड़की, उसकी रोशनी खिड़की के शीशे से टकराई और विक्रम का चेहरा काट दिया। आधा रोशन, आधा अंधेरा। उन्होंने कुछ देर आंखें मूंदे रखीं, उन अजीबोगरीब टुकड़ों को जोड़ा जो अब कुछ शक्ल अख्तियार करने लगे थे। उस रात विक्रम 2 कांस्टेबलों के साथ रोहन कुमार के घर वापस गए। घर अब सूना था। बस फोरेंसिक सीलिंग के कपूर की गंध बची थी जो अभी भी तीखी थी। वे गोदाम की तरफ गए, जहां दस्ताने मिले थे। आनंद ने सर्चलाइट जलाई और पीछे की दीवार पर रोशनी डाली। पेंट उखड़ रहा था, लेकिन सीमेंट की दरारों के बीच विक्रम को कुछ ऐसा दिखा जो किसी अक्षर जैसा था। उन्होंने छोटे ब्रश से धीरे धीरे उसे साफ किया। 3 अक्षर धुंधले से उभरे। MAR। आनंद ने उन्हें देखा। मीरा राव? हो सकता है, लेकिन यह कोई इत्तेफाक नहीं लगता। जैसे कोई संदेश छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। किसका संदेश, साहब? पीड़ित का या कातिल का? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपना फोन निकाला, रोहन की उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को फिर से चलाया जो उन्हें मिली थी। रिकॉर्डिंग के आखिर में धातु के गिरने की आवाज के बाद एक औरत की धुंधली सी आवाज सुनाई दी, जैसे गला घोंटा गया हो। चीख नहीं, बल्कि एक तरह की छोटी सी आ। वह आवाज प्रिया की नहीं थी। यह रिकॉर्डिंग रोहन के फोन से हुई थी। मतलब यह उसके मरने से पहले रिकॉर्ड की गई थी। तो उस वक्त इस घर में 2 औरतें थीं। विक्रम बुदबुदाए। उन्होंने आनंद की ओर देखा। हमें यह जानना होगा कि पिछले साल असल में कौन मरा था, मीरा या कोई और। अगले दिन विक्रम मीरा की कब्र की जांच करने के लिए वाराणसी गए। कब्र सिगरा के बाहरी इलाके में एक छोटे से कब्रिस्तान में थी। एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे उसके पत्थर पर पूरा नाम, जन्मतिथि, मृत्यु तिथि लिखी थी। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने हड्डी के सैंपल के लिए खुदाई की, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको खामोश कर दिया। लकड़ी का ताबूत खाली था।
उसमें सिर्फ कफन और रेत भरी थी। टीम के एक सदस्य ने विक्रम को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। साहब, यहाँ कोई लाश नहीं है। विक्रम ने एक गहरी सांस खींची। मतलब फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और फर्जी दफन। उन्होंने आंखें मूंद ली। उस रात की कल्पना की जब मीरा की मौत की खबर आई थी। प्रिया ने ही सब कुछ संभाला था। प्रिया ने ही सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए थे। प्रिया ने ही लाश ली थी। विक्रम ने धीरे से कहा, हो सकता है मीरा कभी उस घर से जिंदा बाहर निकल ही नहीं पाई। उस शाम प्रिया को फिर से बुलाया गया, लेकिन इस बार कोई लागलपेट नहीं थी। विक्रम ने खाली कब्र की तस्वीर मेज पर रखी और सीधा उसकी आंखों में देखा। प्रिया जी, हम वाराणसी गए थे। कब्र खाली है, कोई लाश नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि मीरा असल में कहाँ है? प्रिया ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं नहीं जानती। आपने ही डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, उस पर आपके दस्तखत हैं। आप ही ताबूत लेकर वाराणसी गईं और आपने सबको बताया कि आपकी चचेरी बहन मर गई। लेकिन सच्चाई यह है कि उस ताबूत में कोई नहीं था। प्रिया अपने निचले होंठ को काटने लगी, इतना कि खून निकल आया। मैं बस चाहती थी कि सब खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? जी, मीरा। उसने मुझे धोखा दिया था। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने खाली मेज को घूरते हुए देखा। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज टूट गई। वह मेरे घर में रही। मैंने उसे खाना दिया, रहने की जगह दी। लेकिन उसने मेरा पति चुरा लिया। उन सब लोगों की नजरें चुरा ली जो पहले मुझे एक अच्छी पत्नी के तौर पर देखते थे। उसने मुझे फुसफुसाहटों का मुद्दा बना दिया। मुझे गुस्सा आया, साहब। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि लोग जानें। मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उस रात मैं बस चाहती थी कि वह चली जाए। कहाँ चली जाए? प्रिया देर तक चुप रही। फिर भर्राई आवाज में उसने कहा, पीछे। बागान में। विक्रम ने उसे बहुत देर तक घूरकर देखा और आखिरकार धीरे से बोले, तो जो पहले उस घर के पीछे दफनाया गया था, वह रोहन नहीं था। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंसू मेज पर टपकते रहे, एक के बाद एक, बिना आवाज के। उस रात प्रिया को आगे की जांच के लिए हिरासत में लेने के बाद विक्रम और टीम घर के पीछे पुराने बागान वाले हिस्से में दोबारा खुदाई करने गए। जहां रोहन की लाश मिली थी, उससे ज्यादा दूर नहीं, उन्होंने पूर्वी हिस्से में खुदाई की, जहां जमीन थोड़ी धंसी हुई दिख रही थी, आसपास से अलग। वह भूली बिसरी बदबू तुरंत उभर आई जैसे ही पहले फावड़े ने जमीन को चीरा। आनंद ने अपनी नाक ढक ली। साहब, यहाँ कुछ है। कुछ मिनट खोदने के बाद उन्हें एक सफेद कफन मिला जो गल चुका था। और फिर इंसानी हड्डियां। तेज पहचान से पता चला कि शरीर की लंबाई करीब 160 सेंटीमीटर थी। औरत, उम्र 30 से 40 के बीच। विक्रम जमे हुए खड़े रहे। मीरा राव। आनंद ने उस जमीन को पीले पड़े चेहरे से देखा। तो प्रिया ने पहले मीरा को मारा और फिर 1 साल बाद अपने पति को। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, 2 मौतें, एक घर, 2 कब्रें, एक ही पिछवाड़ा। उन्होंने रामपुर गांव के ऊपर रात के आसमान को देखा जो अब बहुत भारी और नीचे झुका हुआ महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि वह अपनी शर्मिंदगी को मिट्टी से ढक सकती है, लेकिन मिट्टी कभी चुप नहीं रहती। ठंडी हवा का झोंका आया जो अपने साथ गीली महक और अनदेखे खून का अंश लाया।
उस सन्नाटे में विक्रम एक बात जान गए थे। सच्चाई अभी अभी जमीन के नीचे से बाहर आई थी, और जो बचा था वह बस इश्क के वह अवशेष थे जो गुनाहों के ढेर में बदल गए थे। उस रात पूछताछ कक्ष एक ताबूत जैसा लग रहा था, ठंडा, तंग और एक ऐसे इंसान की सांसों से भरा जो अब खुद से भाग नहीं सकता था। मेज के उस पार प्रिया देवी बैठी थी। उसका शरीर सीधा था, लेकिन कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। बाल, जो आम तौर पर दुपट्टे में छिपे रहते थे, अब बिखरे हुए थे, पसीने से भीगे हुए। उसके सामने विक्रम बिना कुछ बोले उसे घूर रहे थे। उन्होंने इंतजार किया था, काफी देर तक, ताकि खामोशी इकबालनामे के औजार के तौर पर काम कर सके। प्रिया ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। यह सब उस रात शुरू हुआ, साहब। जिस रात मीरा की मौत हुई। उसने आंखें मूंद ली, एक गहरी सांस ली। वह लगभग 9 महीने मेरे घर पर रही। शुरू में मुझे उस पर तरस आया। वह अपने पति से अलग हुई थी, रहने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, मुझे लगने लगा कि यह घर अब मेरा नहीं रहा। क्यों? विक्रम ने शांति से पूछा। क्योंकि रोहन बदलने लगा था। वह मुझसे कम बात करता था, लेकिन जब मीरा रसोई में होती तो वह अक्सर हंसता था। मैं न देखने न सुनने का नाटक करती रही, लेकिन हर रात में उन्हें पिछवाड़े आंगन में पीली बत्ती के नीचे धीरे धीरे बात करते सुनती थी। मैं सो नहीं पाती थी। उनका हर शब्द एक चाकू जैसा था। वह रुकी, थूक निगला, फिर फर्श की ओर देखने लगी। मैंने एक बार मीरा को टोका था। वह बस मुस्कुरा दी और कहा, दीदी, आप बहुत ज्यादा शक करती हो। मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। लेकिन अगली ही रात मैंने खुद देखा। रोहन ने उसके बालों को छुआ। वहीं मैं समझ गई कि वह मुझसे कुछ ले चुकी है, कुछ ऐसा जो मैं वापस नहीं ले सकती थी। प्रिया ने अपने होंठ भींचे। मैं सह नहीं पाई। साहब, उस रात मैंने रोहन के सोने का इंतजार किया। मीरा रसोई में बर्तन धो रही थी। मैं पीछे से गई। मेरे हाथ में लकड़ी का डंडा था। मैं बस चाहती थी कि वह बोलना बंद कर दे। लेकिन जैसे ही मैंने एक बार वार किया, वह गिर पड़ी। मैं घबरा गई। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन वह हिली नहीं। गोदाम में सन्नाटा था। आनंद, जो कोने में खड़ा था, फर्श को घूर रहा था। प्रिया ने कांपती आवाज में जारी रखा। मैं उसके शरीर को खींचकर पीछे बागान में ले गई। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं बस इतना जानती थी कि अगर किसी और ने देख लिया तो सब जान जाएंगे कि मैं जलती हूँ, कि मैं हार गई हूँ। इसलिए मैंने चाय के पेड़ के पास जमीन खोदी। मैंने उसे वहीं दफना दिया, बिना किसी प्रार्थना के। अगली सुबह मैं अस्पताल गई और कहा कि वह एक एक्सीडेंट में मर गई। मैंने बाजार के एक बढ़ी से एक खाली ताबूत भी खरीदा। और डेथ सर्टिफिकेट? विक्रम ने धीरे से पूछा। मैंने खुद लिखा। मैंने उस डॉक्टर के नाम से दस्तखत किए जिसे मैं अस्पताल के बोर्ड से रट चुकी थी। सबने यकीन कर लिया। विक्रम ने उसे तीखी नजरों से देखा। और रोहन? प्रिया ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी आवाज एक सूखे गले से निकलती हुई खुरदरी थी। 1 साल तक मैं डर के साए में जीती रही। रोहन बदल गया। वह मुझे छूता नहीं था, बात नहीं करता था। लेकिन एक रात उसने कहा कि वह जानता है। कहा कि उसे बागान में कुछ मिला था जब वह केले लगाने के लिए जमीन खोद रहा था। उसने कहा, मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा।
ताकि सबको पता चल जाए कि तुम असल में कौन हो। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मिन्नत की। मैंने कहा, मत करो, लेकिन वह सुनना नहीं चाहता था। उस रात उसने देसी शराब पी और बैठक में ही सो गया। मैं उसके बगल में बैठी रही, उसकी भारी सांसें सुनती रही, उसके टूटे-फूटे शब्द सुनती रही। वह कह रहा था कि मीरा अब भी उसके सपनों में आती है। कह रहा था कि वह ज़मीन अभी शांत नहीं हुई है। प्रिया ने अपनी उंगलियों को जोर से भींच लिया। मैं गोदाम से नायलॉन की रस्सी ले आई। वही रस्सी जिससे वह लकड़ी बांधता था। मैंने उसके हाथ बांध दिए, मुंह बंद कर दिया। मैंने टेप लपेट दी ताकि वह चीख न सके। मैं उसके शरीर को खींचकर उसी बागान में ले गई जहां मीरा को दफनाया था। मैंने जमीन खोदी जो पहले से ही नम थी। मैंने धीरे धीरे उसे ढक दिया। एक फावड़ा, दो फावड़े। मैंने सुना कि वह नीचे अभी भी हिल रहा है, लेकिन मैं खोदती रही जब तक वह शांत नहीं हो गया। विक्रम ने कुछ नहीं लिखा। वह बस अपने सामने बैठी उस औरत को देखते रहे जो अब बिना आवाज के रो रही थी। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, साहब। मैं उस घर में सोती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन हर रात मुझे फर्श के नीचे से आवाजें आती थी, जैसे कोई खरोंच रहा हो। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई जब तक कि वे मजदूर नाली खोदने नहीं आए। और उस जमीन ने आखिरकार वह उगल ही दिया जो मैंने छिपाया था। विक्रम ने धीरे से सिर झुकाया, अपने चेहरे पर हाथ फेरा। क्यों प्रिया जी, तुम बस वहां से चली क्यों नहीं गई? प्रिया ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन ठंडी। अगर मैं चली जाती तो लोगों को पता चल जाता कि मैं हार गई। लोगों को पता चल जाता कि मेरा पति मेरी ही बहन के साथ सोता था। वे बाजार में मुझ पर हंसते। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे अच्छा है कि वे मुझसे डरें, बजाय इसके कि वे मुझ पर दया करें। उस वाक्य ने कमरे की हवा को रोक दिया। विक्रम ने आखिरकार कहा, तुम जिसे बचा रही थी वह इश्क नहीं थी जी। तुम उस परछाई को बचा रही थी जो तुमने खुद बनाई थी। और उसी परछाई ने आखिरकार तुम्हारे घर में सबको मार डाला, तुम्हारे समेत। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बस आंसू। और पहली बार जब से पूछताछ शुरू हुई थी, वह शांत दिखी। विक्रम खड़े हुए, आनंद को इशारा किया। पूरा इकबालनामा दर्ज करो। कल सुबह हम इसे अदालत भेजेंगे। जब वे कमरे से बाहर निकले, बारिश रुक चुकी थी। बाहर रामपुर की रात की हवा नम थी और उसमें ताज़ी मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन विक्रम के लिए वह गंध अब मिट्टी जैसी नहीं थी। वह पश्चाताप की गंध थी जो कभी सूखती नहीं। आंगन में उन्होंने उस पुराने घर को देखा जो दूर अंधेरे में डूबा हुआ था। लकड़ी की दीवारों और शांत चाय बागान के पीछे दो लाशें एक दूसरे के बगल में सो चुकी थी। और उन दोनों के बीच लाश से भी ज्यादा सड़ी हुई कोई चीज दफन थी। इंसान का वह घमंड जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। विक्रम ने गहरी सांस खींची। जमीन आखिरकार बोल पड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, बस इंसानों के सुनने का इंतजार था। उस सुबह देहरादून जिला अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। रामपुर गांव के लोग सुबह तड़के से आ गए थे, लकड़ी की बेंचों पर खचाखच बैठे थे, उस औरत को देखने के लिए जिसे वे हमेशा बाजार में फल बेचते हुए, मुस्कुराते हुए जानते थे। आज वह एक अभियुक्त के कटघरे में बैठी थी, हाथों में हथकड़ियां।
प्रिया देवी पीली लग रही थी। उसका दुपट्टा सादा था, चेहरा बिना किसी भाव के सपाट था। सरकारी वकील ने बिना रुके लंबा आरोप पत्र पढ़ा। अभियुक्त प्रिया देवी ने जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से मई 2022 में मीरा राव और जून 2023 में रोहन कुमार की जान ली। दूसरे पीड़ित को बेहद क्रूर तरीके से जिंदा दफनाया गया। अदालत कक्ष में आवाजें धीमी पड़ गईं। कुछ गांव वाले सिर झुकाए थे, कुछ ने मुंह पर हाथ रख लिया, कुछ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, मानो उन्हें डर हो कि प्रिया के नाम में अब भी हवा में कोई ताकत बाकी है। विक्रम आनंद के साथ अगली कतार में बैठे थे। वे बिना किसी भाव के प्रिया को देख रहे थे। उन्होंने कई अपराधियों को देखा था, लेकिन शायद ही किसी को देखा हो जिसने एक ही चीज के लिए 2 बार हत्या की हो, शर्म। जज ने पूछा, क्या अभियुक्त अपना जुर्म कबूल करती है? प्रिया धीरे से खड़ी हुई। मैं कबूल करती हूँ, जज साहब, लेकिन मेरा इरादा मारने का नहीं था। मैं बस चाहती थी कि वे मुझे शर्मिंदा करना बंद कर दें। जज ने उसे घूरा। उन्हें जिंदा दफनाकर प्रिया ने सिर झुका लिया। मैं उस वक्त सोच नहीं पा रही थी। मैं बस डरी हुई थी। लोगों के सामने अपनी इज्जत खोने से डरी हुई थी। वकील ने सबूत पेश करना जारी रखा। नायलॉन की रस्सी, डीएनए वाले दस्ताने, रोहन की आवाज वाली रिकॉर्डिंग वाला फोन, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, सब एक एक करके पढ़े गए। प्रिया बस चुप रही। उसकी आंखें खाली थीं। जब आखिरी गवाह रमेश काका, वह पड़ोसी जिसने गोदाम में आवाज सुनी थी, को बुलाया गया। कमरा और तनावपूर्ण हो गया। उस रात मैंने गोदाम में किसी के कुछ खंगालने की आवाज सुनी, जैसे कोई धातु गिरी हो। मुझे लगा चोर है, पर वह खुद थी। उसने प्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं होता। वह हमेशा मुझे हर सुबह नमस्ते करती थी। जज ने हथौड़ा बजाया। काफी है। अदालत विचार विमर्श करेगी। कमरा देर तक शांत रहा। दीवार पर लगी घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। सबकी निगाहें अभियुक्त के कटघरे पर टिकी थी। जब जज वापस आए, उनकी आवाज दृढ़ और ठंडी थी। तमाम सबूतों और अभियुक्त के इकबालनामे पर विचार करने के बाद अदालत प्रिया देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। किसी ने खुशी नहीं जाहिर की, किसी ने ताली नहीं बजाई। बस हथकड़ियों के खनकने की धीमी आवाज आई जब 2 हवलदार उसे बाहर ले जा रहे थे। दरवाजे पर प्रिया एक पल के लिए रुकी। उसने अदालत कक्ष के पीछे खाली बेंचों की ओर देखा, जहां कभी रोहन बैठा करता था, बाजार में अपनी पत्नी के बिक्री खत्म करने का इंतजार करते हुए। उसके होंठ धीरे से हिले, लगभग अनसुने। मुझे माफ कर दो, रोहन। मैं बस हम दोनों के लिए शांति चाहती थी। विक्रम कमरे के कोने में खड़े थे। उस औरत की पीठ को तब तक देखते रहे जब तक वह लोहे के दरवाजे के पीछे गायब नहीं हो गई। वह जानते थे कि शर्म के लिए हत्या करने वाले किसी भी इंसान को शांति नहीं मिलने वाली थी। इमारत के बाहर देहरादून का आसमान स्लेटी था। पत्रकार तस्वीरें ले रहे थे। गांव वाले जमा थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ बस चुप थे। और उस भीड़ के बीच रमेश काका ने आनंद से धीरे से कहा, कभी-कभी जो सुबह सबसे तहजीब से नमस्ते करता है, वही रात को सबसे खतरनाक होता है। आनंद ने उन्हें देखा और सिर हिलाया। सही कहा, काका। उस घर में लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं दफनाया गया कि वे मर गए थे। वे इसलिए दफनाए गए क्योंकि कोई अपनी बदनामी को दफनाना चाहता था। विक्रम ने उत्तर की ओर देखा, उन पहाड़ियों की तरफ जहां रामपुर गांव था।
वह जानते थे कि वह जमीन जिसने 2 जानें निगली थीं, अब उस पर सीमेंट डाल दिया गया है और नई घास लगा दी गई है। लेकिन कोई भी सीमेंट इतना मोटा नहीं होता जो एक झूठ से आती बदबू को दबा सके। वह धीरे धीरे अपनी जीप की ओर बढ़े। उनके दिमाग में रिकॉर्डिंग से रोहन की आवाज अभी भी गूंज रही थी। भर्राई हुई, टूटी हुई, लेकिन साफ। अगर तुमने वह चीज छिपाना बंद नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा। और विक्रम जानते थे कि वह आदमी बोल चुका था, शब्दों से नहीं, बल्कि उस जमीन के जरिए जिसने आखिरकार चुप रहने से इनकार कर दिया था। 3 महीने बाद, मुकदमे के 3 महीने बाद, रामपुर गांव एक सहमी हुई जगह में बदल गया। रोहन कुमार का घर अब खाली छोड़ दिया गया था। उसके लकड़ी के दरवाजे कसकर बंद थे, खिड़कियां धूल से ढकी थी। पिछवाड़े के बागान में जंगली घास उगाई थी, जमीन के उन 2 हिस्सों को ढकते हुए जो कभी उस जुर्म के मूक गवाह बने थे जिसे समझा नहीं जा सकता था। जब भी बारिश होती, गांव वाले कहते कि वहां की जमीन से लोहे और सड़ांध की गंध आती है। शाम ढलने के बाद कोई वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। मैदान में खेलने वाले बच्चे रुक जाते जब उस बागान की तरफ से हवा बहती। वहां मत जाओ, उनके माता पिता कहते। वह जमीन अभी शांत नहीं हुई है। रमेश काका अब गांव के सिरे पर बने मंदिर की देखरेख करते थे। वह अभी भी अक्सर उस खाली घर की ओर ताकते रहते। वह हमेशा नमस्ते करती थी। उन्होंने धीरे से विक्रम से कहा, जो दोबारा जायजा लेने आए थे। अब हर रात मुझे लगता है जैसे वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। पता नहीं घर के अंदर से या जमीन के नीचे से। विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आंगन से गुजरे, उस गेट को छुआ जिसमें अब जंग लग गया था। खामोशी में उन्होंने वह सब फिर से याद किया जो हुआ था। 2 जाने, 2 इकबालनामे, एक ही वजह, शर्मिंदगी का डर। आनंद केस बंद करने की रिपोर्ट लेकर आया। सब खत्म हो गया साहब। घर सरकार जब्त कर लेगी। जमीन पर सीमेंट कर दिया गया है। विक्रम ने पहाड़ी के ऊपर स्लेटी आसमान को देखा। कागजों पर खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं। उन्होंने धीरे से अपनी छाती पर थपथपाया। लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे। वे अपने बच्चों को प्रिया के नाम से डराएंगे, एक दंतकथा की तरह। उस रात विक्रम मसूरी में अपने सरकारी आवास के बरामदे में बैठे थे। झींगुरों की आवाज और पहाड़ की हवा उनके ख्यालों में घुल मिल गई थी। उन्होंने जांच फाइल में आखिरी नोट खोला। मुख्य मकसद, इज्जत बचाना, बदनामी से बचना, समाज की नजरों में अपनी छवि की रक्षा करना। उन्होंने उसके नीचे एक और वाक्य लिखा, कभी कभी शर्म नफरत से ज्यादा जानलेवा होती है। अगली सुबह जब वे गांव छोड़ रहे थे, चाय के बागानों के पीछे से सूरज धीरे धीरे निकला। प्रिया का घर दूर से छोटा दिख रहा था, कोहरे के बीच खड़ा। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस खिड़की पर एक काली परछाई, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। वह जानते थे कि रामपुर जैसी जगहों पर राज कभी भी पूरी तरह से दफन नहीं होते। जमीन चुप हो सकती है, लेकिन गुनाह की बदबू हमेशा बाहर आती रहेगी। और शायद किसी और सुबह कोई और वहां खुदाई करे और उस सच्चाई को ढूंढ निकाले जो बस अभी सोई है। उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी चालू की, गांव की घुमावदार सड़क से नीचे उतरते हुए। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आई। रियरव्यू मिरर में वह पुराना घर छोटा होता गया, जब तक कि वह कोहरे के पीछे गायब नहीं हो गया। लेकिन विक्रम के लिए उसकी परछाई बनी रही।
खामोश, इंतजार करती हुई, एक ऐसी कहानी की तरह जो अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद रामपुर में रात तेजी से उतरी। रिमझिम बारिश सुइयों की तरह पुराने घरों की टिन की छतों पर दस्तक दे रही थी। मंदिर के सामने चाय की दुकान पर कुछ आदमी चुपचाप बैठे थे। कोई हंसी नहीं, बस बारिश की आवाज और सुलगती बीड़ी की चिंगारियां। रमेश काका कह रहे थे कि कल रात उन्होंने प्रिया के घर की बत्ती फिर से जलती देखी। उनमें से एक ने धीरे से कहा, जबकि वहां अब कोई नहीं रहता। अरे, शायद बिजली अभी काटी नहीं होगी, दूसरे ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। या शायद, तीसरे ने कहा, जो लौटा है वह इंसान नहीं है। बातचीत तब रुकी जब पहाड़ी के ऊपर बादल गरजने की आवाज आई। बारिश तेज हो गई। दूर प्रिया के खाली घर की खिड़की में रोशनी की एक छोटी सी चमक दिखाई दी, जैसे किसी टॉर्च की परछाई हो, या शायद किसी की आंखें। थाने की चौकी पर आनंद को उस घर में रोशनी के बारे में गांव वालों की रिपोर्ट मिली। उसने जांच करने का फैसला किया। जब वह मौके पर पहुंचा, आंगन कीचड़ से भरा था, गीली मिट्टी और जिंग की मिलीजुली गंध। उसने टॉर्च से खिड़की पर रोशनी डाली, लेकिन पर्दे कसकर बंद थे। सामने का दरवाजा बाहर से बंद था। उसके कदम पिछवाड़े बागान के पास जाकर रुक गए। वहां बारिश से झुकी चाय की झाड़ियों के बीच जमीन थोड़ी खुली हुई लग रही थी। आनंद ने झुककर टॉर्च से रोशनी डाली। वहां कुदाल के ताजे निशान थे, ताजे, गीले। उसने विक्रम को फोन किया। साहब, कोई फिर से इस घर में आया है। पीछे की जमीन खुदी हुई है। विक्रम तुरंत पहुंचे। 2 गाड़ियों की हेडलाइट्स ने कीचड़ भरे बागान को रोशन कर दिया। बारिश थमने लगी थी, लेकिन ठंडी हवा बदन से चिपक रही थी। उन्होंने धीरे धीरे खोदा और एक रस्सी से बंधा काला प्लास्टिक बैग मिला। उसके अंदर बस एक पुरानी तस्वीर थी। रोहन, मीरा और प्रिया, तीनों उसी घर के सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे धुंधली स्याही से कुछ लिखा था। सब शांत है। विक्रम ने उस लिखावट को देर तक देखा। यह किसने रखा? आनंद ने सिर हिलाया। पैरों के कोई ताजे निशान नहीं है। किसी के आने का कोई संकेत नहीं। बस जमीन है जो जैसे बंद होने से इनकार कर रही हो। अगली सुबह गांव वालों को घर के बरामदे में जली हुई मोमबत्ती के निशान मिले। किसी ने उसे जलाने की बात कबूल नहीं की। उस दिन से हर 7वीं रात को बारिश के बाद उस घर की खिड़की में एक छोटी सी रोशनी हमेशा दिखती। लोगों ने प्रिया का नाम लेना बंद कर दिया। वे उसे खामोश घर कहने लगे। मगरिब के बाद कोई वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। बच्चों को पीछे वाली गली में खेलने से मना कर दिया गया। लेकिन विक्रम के लिए यह रहस्य भूतों के बारे में नहीं था। यह उन ज़ख्मों के बारे में था जो अभी भरे नहीं थे। उन्होंने केस के पूरी तरह बंद होने से पहले उस जगह का एक बार और दौरा किया। खिड़की पर पर्दा धीरे से हिला। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। वह वहां देर तक खड़े रहे, उस अंधेरे घर के अंदर घूरते हुए। अगर अब भी कुछ अशांत है, उन्होंने धीरे से कहा, तो उम्मीद है आज की रात इतनी लंबी होगी कि वे एक दूसरे को माफ कर सकें। उन्होंने एक सिगरेट जलाई, कोहरे में ढकी पहाड़ी को देखा। नीचे वही जमीन अभी भी उस कहानी को दबाए हुए थी जिसने कभी पूरे गांव को हिला दिया था। एक ऐसी कहानी, प्यार के जहर में बदलने की,
और शर्म की जिसने एक साथ 3 जिंदगियों को दफन कर दिया। मीरा, रोहन और आखिरकार खुद प्रिया। विक्रम ने सिगरेट बुझाई, बिना मुड़े वहां से चल दिए। उनके पीछे घर वापस अंधेरे में डूब गया। बस खिड़की एक पल के लिए चमकी, जैसे कोई आंख अब भी निगरानी रख रही हो। सीमेंट। उस सुबह रामपुर गांव में कोहरा बहुत नीचे उतर आया था। नम हवा चाय की पत्तियों से चिपक गई थी। उस घर के पिछवाड़े बागान में सभी आवाजों को निगल रही थी, जो कभी प्रिया देवी का था। सरकारी कर्मचारियों की एक टीम पूरे इलाके को बंद करने के लिए सीमेंट और ईंटें लेकर आई। आधिकारिक आदेश था, जमीन पर सीमेंट कर दो ताकि उसे दोबारा खोदा न जा सके। रमेश काका गेट पर खड़े देख रहे थे कि कैसे मजदूर बंद करने से पहले थोड़ी खुदाई कर रहे थे। वह कांप रहे थे, भले ही सूरज चढ़ आया था। यह जमीन अभी भी जिंदा है, वे बुदबुदाए। अभी भी सांस ले रही है। जैसे ही पहले फावड़े ने जमीन को चीरा, एक हल्की चटकने की आवाज आई, जैसे अंदर से कुछ टूटा हो। एक मजदूर रुका, अपने बगल वाले साथी को देखा। सुना क्या? उसने धीरे से कहा। वे सब एक साथ रुक गए। जमीन के नीचे से धुंधली सी एक अजीब आवाज आई। जानवर नहीं, हवा नहीं, एक लंबी गहरी सांस जैसी आवाज, जिसके बाद एक धीमी सी कानाफूसी हुई। मजदूर कुछ कदम पीछे हट गए। साहब, मैं यह काम जारी नहीं रखूंगा, उसने कहा। लेकिन ठेकेदार ने जबरदस्ती की। जल्दी बंद करो इसे, फालतू बातें मत सोचो। रिपोर्ट मिलने के फौरन बाद विक्रम वहां पहुंचे। उन्होंने उस जमीन का मुआयना किया जो अब आधी बंद हो चुकी थी। उसकी गीली गंध मास्क को भेद रही थी, कड़वी और ठंडी। वे नीचे झुके, अपनी हथेली जमीन पर रखी। एक हल्की सी कंपन थी, शायद जमीन के नीचे पानी की वजह से, शायद नहीं। यह जमीन लाशों से ज्यादा कुछ दबाए हुए है, उन्होंने धीरे से कहा। आनंद उनके पीछे खड़ा था, खामोश। शायद डर, उसने कहा। शायद पछतावा, इससे पहले कि वे जाते। विक्रम ने केले के पेड़ की जड़ के पास कीचड़ में कुछ देखा। एक छोटी सी लोहे की अंगूठी, जिसमें हरे रंग का पत्थर जड़ा था। उन्होंने उसे सबूतों की फाइल से पहचान लिया। यह मीरा की थी। इसे अदालत में जमा हो जाना चाहिए था। लेकिन न जाने कैसे यह अंगूठी वापस यहाँ आ गई थी। उन्होंने उसे उठाया, कीचड़ पोंछा और फिर कोहरे में ढके बागान को देखा। कभी-कभी जिसे हम सोचते हैं कि दफन हो गया है, वह असल में घर वापस आने का रास्ता खोज ही लेता है, वे बुदबुदाए। उन्होंने वह अंगूठी अपनी जैकेट की जेब में रख ली। शाम ढलते ढलते मजदूरों ने पूरे इलाके पर सीमेंट करना खत्म कर दिया। जमीन कसकर बंद कर दी गई। सतह समतल थी, जैसे कोई नया आंगन हो। लेकिन जब उन्होंने जाने के लिए अपना ट्रक चालू किया, तो एक पहिया गीली मिट्टी में फिसल गया। इंजन गरजा, पहिया घूमा, और सीमेंट की उस दरार से जो अभी सूखी नहीं थी, बुलबुले उठे। 1, 2 और फिर फट गए। जैसे जमीन के नीचे फंसी आखिरी सांस हो। विक्रम उस आंगन को तब तक घूरते रहे जब तक सारी गाड़ियां चली नहीं गई। शाम की हवा बही, जो अपने साथ लोहे की नम गंध लाई। वह जानते थे कि अब यहाँ कोई और खुदाई नहीं करेगा। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर उस जगह पर जो सच्चाई को छिपाती है,
ज़मीन के पास बात करने का अपना एक तरीका हमेशा होता है। दूर छोटी मस्जिद से अजान की आवाज आई। गांव वापस शांत हो गया। लेकिन विक्रम के कानों में उस गीली जमीन से आई आवाज गूंजती रही। सांस, या शायद एक कानाफूसी जो याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, कोई भी राज हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता। आखिरी रात। रामपुर में विक्रम की आखिरी रात खामोश थी। पहाड़ी से आई हवा अपने साथ पतला कोहरा लाई जो फिसलन भरी छोटी गलियों में घुस रहा था। रोहन कुमार का पुराना घर अंधेरे में खड़ा था। अब उसे लकड़ी के तख्तों से सील कर दिया गया था जिन पर लिखा था, सबूत खोलना मना है। इकलौती स्ट्रीट लाइट धीरे धीरे झपक रही थी, जैसे जिंदा रहने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आखिरकार अंधेरे के आगे हार मान गई। विक्रम अपनी जीप में बैठे उस घर को आखिरी बार देख रहे थे। वह जानते थे कि अब वह और कुछ नहीं कर सकते। प्रिया को आजीवन कारावास हो चुका था। गांव ने वह अध्याय बंद कर दिया था। लेकिन उनके अंदर कुछ था जो अभी खत्म नहीं हुआ था। केस नहीं, बल्कि यह जानने की बेचैनी कि अपने पति को दफनाने से पहले की आखिरी रात असल में क्या हुआ था। उन्होंने जीप का इंजन बंद किया, बाहर कदम रखा। ठंडी हवा ने चेहरे पर थप्पड़ मारा। आंगन में दोबारा उगाई घास ने नए सीमेंट के कुछ हिस्से को ढक लिया था। वे बागान के पास गए। उस जगह रुके जहां वे दो जाने कभी दफन थी। अगर अब भी कुछ है जो शांत नहीं हुआ है, उन्होंने धीरे से कहा, तो आज रात बोलने का वक्त है। सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाज और केले के पत्तों की सरसराहट। फिर अचानक घर के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कुर्सी खिसकी हो। विक्रम ने टॉर्च जलाई, बरामदे की ओर बढ़े। लकड़ी का दरवाजा हवा से धीरे धीरे कांप रहा था। उसके कब्जे चरमरा रहे थे। वह जानते थे कि यह घर खाली है, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। नम और ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। लकड़ी की गंध, धूल और कुछ अजीब सा, किसी औरत के इत्र की गंध, बहुत हल्की। बैठक की मेज पर, जो एक सफेद चादर से ढकी थी, एक चीज थी जो पहले वहां नहीं थी। रोहन और प्रिया के परिवार की एक पुरानी तस्वीर, धूल से बिल्कुल साफ। विक्रम ने उसे उठाया। तस्वीर के पीछे नीली स्याही से कुछ लिखा था, डरो मत, धरती सिर्फ झूठों को निगलती है। वह वहां देर तक खड़े रहे। टॉर्च की रोशनी उनके हाथ में कांप रही थी। फिर वे हल्का सा मुस्कुराए। शायद तुम सही कह रही हो, प्रिया। लेकिन धरती यह भी जानती है कि पछतावा किसे है। उन्होंने वह तस्वीर वापस वहीं रखी, दरवाजा बंद किया और आंगन में बाहर आ गए। कोहरा घना हो रहा था। दूर गांव की मस्जिद से इशा की अजान की आवाज गूंज रही थी, धीमी, हवा में कांपती हुई। उन्होंने उस घर को एक बार फिर देखा और वहां से चल दिए। अगले दिन विक्रम ने रामपुर छोड़ दिया। उनकी जीप पगडंडी से नीचे उतरी, चाय के पेड़ों की कतारों से गुजरते हुए। रियरव्यू मिरर में वह घर छोटा होता गया, जब तक कि वह सफेद कोहरे के पीछे गायब नहीं हो गया। लेकिन उनके जहन में वह कहानी जिंदा रही, एक सबक जो वक्त मिटा नहीं सकता था। उन्होंने सामने सीधी सड़क को देखा और खुद से बुदबुदाए, कोई भी कातिल शुरू से ही पूरी तरह बुरा नहीं होता। वे बस उस दिल में आग जला लेते हैं जिसे बहुत लंबे समय तक
शर्म से सींचा गया हो। पीछे रामपुर की जमीन खामोश थी, लेकिन सीमेंट की परत के नीचे, केले की नई उगी जड़ों के नीचे, दो रूहें अब भी अंधेरे में एक दूसरे को घूर रही थी। प्यार से नहीं, बल्कि उस राज से बंधी हुई, जिसने आखिरकार जमीन को उनकी तरफ से बोलने पर मजबूर कर दिया था। और उस दिन से रामपुर के लोगों ने एक बात सीख ली थी, कभी कभी जिसे दफनाने की जरूरत होती है, वह इंसानी जिस्म नहीं, बल्कि वह झूठ होता है जिसे वे बहुत लंबे समय तक पालते रहे हों। समाप्त।